नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने बाबा रामदेव को 2 सप्ताह के बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रामदेव के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण को भी तलब किया है। कोर्ट में हाजिर न होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित झूठे दावे वाले विज्ञापन को लेकर यह ऑर्डर सुनाया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर अदालत में बुलाया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में PRS नेता के कविता की गिरफ्तारी के 3 दिनों के बाद सोमवार को ED ने एक बयान जारी कर सनसनीखेज दावा किया है। ED का दावा है कि के कविता ने दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने दावा किया है कि इसके लिए के कविता ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दिया गया है। ED ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि के कविता ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। अब तक आम आदमी पार्टी का कहना था कि उन्हें किसके लिए समन भेजे जा रहे हैं, वो हैं क्या, वो क्या गवाह हैं। अब ED ने सीधे साजिशकर्ता ही बता दिया है। इसके बाद लोगों का कहना है कि सिसोदिया गिरफ्तार हो ही चुके हैं, कि कविता भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब केजरीवाल का नंबर है और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को साजिशकर्ता बताया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ED को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे पहले भी एजेंसी ने ऐसे झूठे बयान जारी किए हैं, जिससे पता चला है कि ये एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बनने के बजाय BJP की राजनीतिक इकाई के तौर पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हर दिन मीडिया में सनसनी पैदा कर ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की छवि धूमिल करने का प्रयास है। ED के हालिया बयान में कोई नया तथ्य साक्ष्य सामने नहीं रखा गया है। इससे ED के हताशा का पता चलता है कि वो इस मामले में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, जबकि 500 से अधिक छापेमारी कर चुकी है और हजारों गवाहों से पूछताछ कर रही है। आपने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ये पूरा मामला फर्जी है और अब तक इसमें एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है। मनीष सिसोदिया पिछले साल से ही जेल में बंद हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू होने के बाद उस पर रोक लगाने की मांग करने वाली लगभग 230 याचिकाओं पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने तक CAA के नियमों पर रोक लगाने का निर्देश केंद्र सरकार को दें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले में सुनवाई करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमने कांग्रेस घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की 5 गारंटी हैं। हर एक न्याय स्तंभ के अंतर्गत 5 गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस घोषणा पत्र को विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। देश बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा, घर घर अपने घोषणा पत्र को पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा, घर घर अपने घोषणा पत्र को पहुंचाना होगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी TMC प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है।
तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को पीएम मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने शिकायत में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मार्च को लोगों का एक पत्र लिखा है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी गई है। ये पत्र 16 मार्च को दोपहर 3 बजे बाद लोगों को मिला है, जिस समय आचार संहिता लागू हो चुकी थी। बता दें, टीएमसी के एक अन्य सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम द्वारा भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को आचार संहिता का उल्लंघन बताकर आयोग को शिकायत की है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पीएम मोदी की रैली की एक फोटो ट्वीट किया है और कहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि कैसे चुनाव आयोग खुलेआम मोदी को नियमों का उल्लंघन करने दे रहा है। चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाते हैं और फिर भी कल कोयम्बटूर में पीएम मोदी की रैली में 50 सरकारी स्कूली बच्चों को भाग लेने के लिए लाया गया था। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई चुनाव आयोग? एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस ने कहा कि मैंने लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। आज भी मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूँ। आरजेडी से बातचीत पर पारस ने कहा कि जितना बोलना था उतना बोल दिया है। भविष्य की राजनीति हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर तय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा। महाराष्ट्र में इस समय एनडीए की सरकार है, जिसमें भाजपा के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी पहले ही गठबंधन का हिस्सा हैं। तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी बीजेपी को अब एस रामदास की पीएमके यानी पट्टाली मक्कल काची का साथ मिला है। पीएमके ने सोमवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पार्टी को 10 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई और पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। सौंदरराजन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के रहने वाली सौंदरराजन लोकसभा चुनाव में अपने राज्य के ही किसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकती हैं। वो कई बार कह चुकी हैं कि वो राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। झारखंड में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और पार्टी के विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठन हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी। सीता सोरेन जामा क्षेत्र से विधायक हैं। रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की कोशिश कर चुके विवेक रामास्वामी उपराष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद नहीं है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में दोबारा सफल रहे तो वो रामास्वामी की जगह किसी और को उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। इसके अनुसार ट्रंप ने विवेक रामास्वामी से निजी तौर पर कह दिया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।